देखो रिफ्रैक्शन क्या होता है ना? रिफ्रैक्शन को हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, यानी जहां पे मीडियम चेंज होता है वहां पे लाइट बेंड कर जाता है। कैसे? ना दो टाइप का हो सकता है। एक होता है लाइट यूं आया और ऐसे बेंड हो, और एक होता है लाइट यूं आया और ऐसे बेंड। ठीक है, तो ये होता है अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये होता है टुवर्ड्स नॉर्मल। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन दिस टू केसेस? ना ये जो डिफरेंस हो रहा है, ये डिफरेंस ही क्यों हो रहा है ना? तो दैट वुड बी अ क्वेश्चन। तो डिफरेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि एक मटेरियल प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस की वजह से हो रहा है। कैसे? ना ये जो इस वाले मीडियम का मीडियम 1 और ये है मीडियम 2, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया सपोज μ1 और इसका हो गया सपोज μ2। तो जो इंसिडेंट रे, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। अभी अभी तो वही बात है। कौन कौन हमने अभी तो लेट हो गए, क्या करें? तो ये इंसिडेंट रे हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये होता है आर, यानी एंगल ऑफ। अब ये जो अवे फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल ये सब जो हो रहा है, ये किस वजह से है ना? ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी या डिफरेंस ऑफ प्रॉपर्टी इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या डिफरेंस हो जाता है ना? तो इसका सिंबल है म्यू, और इसका डेफिनेशन क्या है? c बाय v। c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन ठीक है। देखो तो ये हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, एंड दैट इज इक्वल टू c बाय v, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आ गया। और एक चीज याद रखना इज दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम का वैल्यू शायद तुमको पता ही होगा, दैट इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड अपॉन v, और v हमेशा लेस देन c होता है फॉर एक्सेप्ट फॉर एयर या वैक्यूम। तो v is always less than c, एक्सेप्शन वही है एयर और वैक्यूम छोड़, ठीक है, एक्सेप्ट एयर और वैक्यूम। I hope you are writing things parallelly. साथ साथ ड्रॉ भी करते रहो, लिखते भी रहो।
ये सिंपल पार्ट है, तो इसको मैं इसको थोड़ा क्विकली ले जा। और क्या इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब म्यू विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन एक्सेप्ट फॉर एयर और वैक्यूम। क्यों? क्योंकि म्यू एयर और म्यू वैक्यूम दोनों वन है। म्यू ग्रेटर देन म्यू। आई होप इट्स ओके। अब पता है क्या है? अब जो है ना, ये जो म्यू का वैल्यू है, यही डिसाइडिंग पैरामीटर होता है कि लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेंगे टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब मैं बता देता हूं कौन से केस में क्या होगा। ये वाला केस तब होगा यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल तब होगा जब सेकेंड वाला मीडियम लेस डेंस होगा। ये जो म्यू होता है इसको हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी का मेजर भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूं सब साथ साथ। म्यू is also called as a measure of what is called as optical density. Now you might say density तो हमें पढ़ना है, तो क्या ये सेम चीज है? तो क्या ये सेम चीज है? The answer is no. Density होता है mass by volume. Optical density is measured by what? Refractive index. तो इसको इस तरह से लिखेंगे, अगर mu1 का वैल्यू ग्रेटर देन mu2 है, अगर mu1 का वैल्यू ग्रेटर देन mu2 है, इसका मतलब क्या है? That means medium 1 is optically denser than medium. ठीक है? Then medium 1 is optically denser than medium 2. ठीक है? That's how it is. तो सेकेंड सिचुएशन होगा वो क्या होगा? टुवर्ड्स नॉर्मल। तो देखो ये हो गया टुवर्ड्स नॉर्मल। ये कब होगा? ये होगा। यानी मैं अगर इसको समराइज करूं तो क्या हो रहा है? अगर रेयर मतलब ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टू डेंसर अगर मीडियम जा रहे हैं, अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। और अगर डेंसर से रेयरर जा रहे हैं, in that case it bends away from normal. ठीक है? Now that is more or less the summary of what exactly happens in refraction.
अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थोड़ा कंसीक्वेंस भी समझा जाए। कंसीक्वेंस क्या है, तो देखो कंसीक्वेंस नंबर 1, a pencil seems bent एक पेंसिल जो है वाटर में बेंट लगता है, ऐसे क्यों? सपोज ये वाटर है और ये पेंसिल, ये पेंसिल है सपोज। जब मैं पानी से देखूंगा, मतलब पानी के बाहर से, एयर से, ये तो वाटर है, ये एयर है। तो जब मैं एयर से देखूंगा पेंसिल को, तो देखो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ वाला जो रेज है, ऐसे एक रे हुआ और एक ऐसे रे, लेकिन ये जो दो रेज है या और भी रेज अगर ड्रॉ करते हो, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएंगे, ये ऐसे हो बेंड। अब एक काम करो, इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करो तो इमेज पॉइंट मिलेगा, तो इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे ना ऐसे कुछ। अब समझ रहे प्रॉब्लम, यानी अब ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, यानी पेंसिल अब कैसे बनेगा, ऐसे। अब देखो पेंसिल एक्चुअल में स्ट्रेट है, क्योंकि पेंसिल एक्चुअल में ये है, ये एक्चुअली पेंसिल है। लेकिन अब क्या होगा ना, मुझे लगेगा यहाँ पे पानी के अंदर ऐसे और बाहर ऐसे, तो मुझे लगेगा पानी के अंदर ऐसे और बाहर ऐसे, ये तो बेंड लग रहा है ना। सो देयरफॉर द पेंसिल विल सीम टू बी बेंड इनसाइड वाटर। पेंसिल सीम्स बेंड इनसाइड वाटर, ठीक है। चलो, तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। और ऐसे और भी चीजें, जैसे एक खाली बकेट देख लो और फिर पानी भर के बकेट को देखो ऊपर से, तो देखना खाली बकेट तुमको ज्यादा डेप्थ का लगेगा और भरा हुआ बकेट बकेट कम डेप्थ का लगेगा। सेम लॉजिक, अगर मान लो खाली बकेट होता तो ऐसे होगा, तो अगर इस पॉइंट को देखते हो तुम तो रेज ऐसे आएगी, ओके। अब अगर इसको पानी से भर दो तो पता है क्या होगा, रेज ऐसे बेंड। इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे, यानी जो पानी का जो बकेट का बेस था यहाँ पे, लेकिन अब क्या अगर बेंड कर गया, जिसको हम लोग बोलते हैं HO, ये HO यानी ओरिजिनल डेप्थ, और ये हो गया HA, इसको हम लोग बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। तो ये हो गया फेनोमेना रिलेटेड टू वाटर एंड रिफ्रैक्शन इन दिस केस। तो अपरेंट डेप्थ आ गया, क्यों? क्योंकि जो रेज आ रहा है उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करो तो यहाँ पे बने, यानी बकेट का साइज पानी भरने के बाद लगता है जैसे बकेट का साइज थोड़ा सा कम सा, ये ऐसे लग रहा है। इसको तो ऐसे नहीं कि हो गया है, बट ऐसे ही होता है, चीजें बेंड कर जाता है तो जो रियलिटी है वो नहीं दिखता है, हमें कुछ और दिखता है, क्योंकि हमें तो बेंड वाला रेस को देख रहे हैं हम लोग नेचुरली, है या नहीं, वही है चीज। चलो, सो दैट वाज अबाउट रिफ्रैक्शन एंड इट्स रिलेटेड फेनोमेना। और भी है धीरे धीरे इस चैप्टर में और भी कई सारे रिफ्रैक्शन रिलेटेड फेनोमेना हम पढ़ेंगे। अब हम करते हैं इसका
important law called as Snell's law. ठीक है, इसका टॉपिक हेडिंग डाल देना। ये इसका टॉपिक हेडिंग। ठीक है, so the topic heading is basically this and this is apparent depth ये वाला, और ये हो गया एक्चुअल डेप्थ यानी h नॉट यानी ओरिजिनल या रियल डेप्थ। ठीक है, व्हाट इट मीन। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर करते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। आई होप यू ऑल रेड बाय नाउ ट्रिगोनोमेट्री साइन थीटा कॉस थीटा। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी इंटरफेस पे अगर रेज बेंड करते हैं तो दैट केस you get I, you get R, you get delta। तो मैंने क्या किया, जो इंसिडेंट रे है ना, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे के साथ नॉर्मल का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, रिफ्रैक्टेड रे के साथ नॉर्मल का एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और इंसिडेंट रे को अगर आगे कर दो और रिफ्रैक्टेड रे को देखो तो दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो I is called as angle of incidence, R is called as the angle of refraction, and delta is called as the angle of deviation। Deviation का मतलब होता है कितना बेंड किया रेस, ठीक है ना। So that's what is called as angle of deviation। ठीक है, चलो let's proceed now। अब इसके ऊपर आता है व्हाट इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या है, म्यू 1 sin i। अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, now let's say म्यू 1 क्या है, म्यू 1 is the refractive index of the medium in which incident rays travel। म्यू 1 is the refractive index of the medium in which incident light is traveling, and mu 2 is the refractive index of the medium in which the refracted light travels। ये सब का नोट करते हो क्योंकि एक्चुअली ये शॉर्ट समरी बन जाएगा तुम्हारे, तो उसमें क्या ना सारे पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे और साथ में और भी एडवांस करेंगे और अच्छा लगेगा। ठीक है, एक्चुअली देखो पता क्या होता है, 0 to 90 डिग्री के बीच में क्या होता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है ना तो साइन थीटा बढ़ता है। बिकॉज यू माइट आस्क एन एक्सप्लेनेशन कि क्या चक्कर है कि हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अगर डेंसर मीडियम में जाता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्यों हो जाता है ना। क्योंकि स्नेल्स लॉ कहता है म्यू 1 sin i इज इक्वल टू म्यू 2 sin i। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अगर मान लो इफ म्यू 1 इज लेस देन म्यू, अब बताओ म्यू 1 म्यू 2 से कम है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट तो बराबर है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर म्यू 1 छोटा है तो यानी साइन आई बड़ा है, यानी साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आई। नहीं मत, सही क्या चक्कर है,
तो देखो अगर मान लो a इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी है, सोच के देखो, अगर a इंटू बी अगर c इंटू डी के बराबर है और मान लो a ग्रेटर देन c है, मैं सारे पॉजिटिव नंबर्स के लिए बात कर रहा हूं ऑब्वियसली, तो अगर a ग्रेटर देन c है इसका मतलब b क्या होगा, b को d से छोटा होना पड़ेगा। क्यों भाई, एक तरफ का प्रोडक्ट और दूसरी तरफ का प्रोडक्ट बराबर तो तभी होगा ना। तो अगर कोई एक नंबर दूसरे से बड़ा छोटा है तो यानी दूसरा नंबर फिर छोटा बड़ा होगा, बड़ा लॉजिकल चीज है। तो सेम हियर आल्सो। और याद रखना 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन थीटा का वैल्यू 0, हाफ, √3/2 ऐसे करते 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 बढ़ते बढ़ते 1 तक जाता है। तो याद रखना अगर एंगल बड़ा होगा तो साइन भी बड़ा होगा 0 to 90 के बीच में, यानी अगर साइन बड़ा है, साइन थीटा बड़ा है यानी थीटा भी बड़ा होगा। तो देयरफॉर अगर साइन आई ग्रेटर देन साइन आर है यानी आई ग्रेटर देन आर, यानी इंसिडेंट एंगल ज्यादा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है यानी क्या होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ये इसका हिसाब किताब है, ठीक है। तो देयरफॉर अब मैंने क्या किया, स्नेल्स लॉ के हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया कि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों बेंड। अब इसका उल्टा लॉजिक भी लगा सकते हैं, है ना, कि अगर न्यू 1 ग्रेटर देन न्यू 2 होगा तो यानी साइन आर विल बी लेस देन साइन आर, यानी आई लेस देन आर, यानी आर ग्रेटर देन आई। When the angle of R refraction more than angle of incidence हो, यानी towards away from normal, यानी light bends away from normal. ठीक है, देख लो। तो ये हो गया इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। अब हम चलते हैं वो जो तुम पूछ रहे हो उसके ऊपर डिस्कशन, यानी रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ, उस पे आ रहा हूं। आई होप के साथ साथ नोट करते जा रहे हो, साथ साथ ना सब कुछ नोट करते जाना, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कोई चीज छूटने नहीं चाहिए। यस सर। और शॉर्ट समरी में बनता जाएगा। अब हम बात करेंगे वो एपरेंट डेप्थ वाला चीज। देखो सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ओरिजिनल हाइट है जो एक्चुअल में है, ये टॉपिक है नियर वर्टिकल व्यू। बट इसको बताने के पहले मैं एक छोटा सा मैथमेटिकल चीज बताऊंगा, और वो है
वो है कि अगर मान लो इफ थीटा इज ये आता है इसके ऊपर एक्चुअली हायर मैथमेटिक्स तो खैर डिस्कशन है, हायर मैथमेटिक्स पे डिस्कशन है कि साइन थीटा थीटा tan थीटा क्यों बराबर होता है, ऑल दोस थिंग्स, ये सब थोड़ा हायर मैथमेटिक्स में है, ये सब तुम लोग 11th में सीख जाओगे, तो इसलिए अभी इसमें सवाल मत पूछने ये क्यों, तो फिर तो मुझे पूरा मैथमेटिक्स का क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी जस्ट क्योंकि डेरिवेशन में जरूरत पड़ेगा इसलिए मैंने पहले कह दिया था कि थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा tan थीटा और थीटा लगभग तीनों बराबर, बट ये सिर्फ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा, लार्ज वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है। तो मुझे पूछते थे इसका डेरिवेशन कैसे होगा, मतलब उससे क्या यूज होगा? हाँ उसके डेरिवेशन निकालने के लिए इसको डिराइव करने के लिए क्या यूज होगा? नहीं ये एक्चुअली साइन थीटा और ये जो tan थीटा होता है ना, ये एक मैथमेटिकल सीरीज होता है, तो उस सीरीज में जब तुम थीटा का वैल्यू बहुत कम कर देते हो ना, तो जो कुछ टर्म्स होते हैं ना, थीटा स्क्वायर थीटा क्यूब वाले, उनको हम नेग्लेक्ट कर देते, तो देखना ये एक्सप्रेशन निकल आता है, ठीक है। तो वो एक क्या बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज आता है उसके ऊपर बेस करके। अब ये सब तो तुम लोगों के सिलेबस में अभी है नहीं, इसमें भी रहने दो, है ना। अब इस पे आ जाए कि जो इंसिडेंट रे नियर वर्टिकल व्यू से मैंने बोला, जो इंसिडेंट रे एकदम पास से जा रहा है तो थोड़ा सा बेंड कर दे, ये नॉर्मल हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा इंसिडेंट रे। याद रखना इंसिडेंट रे ऊपर और आर नीचे ऐसे कोई जरूरी नहीं है, इंसिडेंट रे मतलब होता है इंसिडेंट लाइट का, तो यहाँ पे तो इंसिडेंट लाइट ये हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है मान लो, उसको देख रहे हो तुम, तो यहाँ से ऐसे कर, और तुम तो ऐसे देख, और इसको पीछे कर लो, ठीक है। तो ये अपरेंट हो, तो ये आर है, ऑब्वियसली फिर ये भी आर होगा, है ना, वर्टिकली ऑपोजिट, और ये भी आर हो जाएगा फिर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो एक काम करो, इसको एक्स ले लो और इसको ले लो एच ए, तो ये रे ऐसे गया और थोड़ा सा बेंड कर गया और फिर ऐसे उसी को पीछे कर दिया, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो दिस इज द ऑब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये हो गया ओ डैश, यानी ऑब्जेक्ट एक्चुअली ओ में है लेकिन मुझे लग रहा है जैसे कि वो ओ डैश पे, यानी ऑब्जेक्ट एक्चुअली एच ओ डेप्थ पे है, एच ओ ओरिजिनल डेप्थ, लेकिन मुझे यहां दिखाई दे रहा है एच ए, तो एच ओ इज द ओरिजिनल डेप्थ और एच ए हो गया एपरेंट डेप्थ, ठीक है। एच ओ ओरिजिनल डेप्थ है और एच ए हो गया एपरेंट डेप्थ, ठीक है ना। अब हम कैसे करेंगे, तो देखो साइन, अच्छा ये अगर आई होता तो ये भी तो आई होगा, तो साइन आई, या इसको μ1 लिखता हूं मैं और ये μ2 ऐसे, तो हमें पता है कि μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin i, और याद रखना मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना, छोटे छोटे एंगल्स के लिए क्या होगा, sin थीटा इज अप्रॉक्सिमेटली tan थीटा,
यानी mu1 tan I is equal to mu2 tan I। अब रह गया tan I। अब जरा सोचो tan I isn't it equal to x by ho। तो इस फिगर को जरा दोबारा देखो, मैं इस बार फिगर को ठीक से बना दूं। ये देखो, इस फिगर में ये है और ये I है, ये R है, ये HA है और ये HO है। ये I है और इधर रखेंगे X। ये थोड़ा सा ना यहाँ पे फिगर बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गया, इसलिए मैं इसको अलग से बना दूं। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल्स को जरा फॉलो करो अच्छी से, यानी mu1 tan I, अब tan I क्या होगा, x by ho, mu1 into x by ho is equal to mu2 into, ठीक है ना, tan R क्या होगा, x by ha, x by h। यानी HA क्या हो जाएगा, X तो कैंसिल करो, HA हो जाएगा HO HO इंटू mu2 by mu1। ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला है। हाउएवर एक पर्टिकुलर वजह से क्या होगा, ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला मीडियम मैंने mu2 लिया ना, ऊपर वाला तो एयर होगा ना, मैं जहां से देख रहा हूं तो एयर है, वो तो एयर है ना, तो मोस्टली mu2 is equal to 1, mu2 is equal to 1 मोस्टली, क्यों, वो एयर होता है। और mu1 को हम लिख देंगे एज इक्वल टू mu w या सिंपली mu। कई बार mu w लिखो तो, नहीं तो mu लिख दो, एक ही बात। क्यों? ये वाटर का। बाय द वे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो वैल्यूज याद रखो, बाकी वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं, हजारों मीडियम के हजारों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, कोई याद नहीं कर सकता। बस याद रखना एक चीज, mu w is equal to 4/3 और mu class is equal to 3/2। ये दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रख लेना, ठीक है ना। हाँ अक्षर, तुम्हारे हैंड रेस है। तो मैं एक चीज बोलूं, जो आपने फॉर्मूला भी डिराइव किया है, हाँ। इसमें एच और एच की जो प्लेसेस है वो इंटरचेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ होता है mu2 by mu1। नहीं, ऐसे कोई म्यू का फॉर्मूला नहीं है रियल डेप्थ और अपॉन डेप्थ। वो डिपेंड करता है कि किसको तुम 1 ले रहे हो, किसको 2 ले रहे हो। देखो फॉर्मूला ये है, mu2 by mu1। mu1 मतलब होता है इंसिडेंट लाइट। यस सर। Now I will tell you why I don't want to use that formula. What you are saying is because this is a better formula. क्योंकि समझो, कई बार पता क्या होगा, मैं एयर से कोई फिश को देख रहा हूं, तो यानी लाइट तो फिश से आ रहा है ना, पहले पानी में और फिर एयर में, तो mu1 हो गया वाटर और mu2 हो गया एयर। मैं कहां पे हूं, मैं हवा में हूं, मैं ऊपर से देख रहा हूं, और कौन सा चीज देख रहा हूं, पानी के अंदर का चीज। बट ये कई बार इंटरचेंज भी तो होगा। सपोज मैं स्विमिंग पूल के अंदर पानी में डुबकी लेके नीचे चला गया और ऊपर कोई चिड़िया उड़ रहा है, बर्ड फ्लाई कर रहा है और उसको मैं देख रहा हूं ऐसे कर, तो इंसिडेंट लाइट अब बर्ड से आ रहा है और फिर पानी में एंटर कर रहा है, तो फिर mu1 हो गया एयर का, यानी mu1 1 हो गया और mu2 हो जाएगा वाटर। इसलिए mu2 को ऐसे याद रख सकते हैं कि जहां पे रे रिफ्रैक्ट होकर जा रही है, और mu1 मतलब जहां से इसके कैटेगरी सुन लो, इसके कैटेगरी सुन लो। mu1 मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अब वो फिश का हो, बर्ड का हो, ह्यूमन बीइंग का हो, कैसे, इंसिडेंट लाइट देखना है। यस सर। और mu2 होता है मीडियम वेयर रिफ्रैक्टेड रेज आर पासिंग। तो अगर मान लो मैं स्विमिंग पूल के अंदर से चिड़िया को देख रहा हूं, बर्ड को देख रहा हूं, तो ऑब्वियसली अगर मैं बर्ड को देख रहा हूं तो यदि रेज तो बर्ड से आ रहा है, तो बर्ड से पहले किस में आएंगे, एयर में, फिर पानी में, यानी mu1 हो जाएगा 1।
एयर वाला और म्यू2 हो जाएगा वाटर वाला, ये चीज है। लेकिन अगर मैं ऊपर से किसी फिश को देख रहा हूं तो यानी रेस तो फिश से आ रहा है ना, तो इंसिडेंट रे क्या होगा, फिर वाटर वाला होगा, और रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा, एयर वाला होगा। तो म्यू1 वाटर वाला होगा, म्यू2 हो जाएगा एयर वाला। और अगर मैं स्विमिंग पूल के अंदर से ऊपर के चिड़िया को उड़ते हुए देख रहा हूं, इन दैट केस म्यू1 हो जाएगा एयर वाला और म्यू2 हो जाएगा वाटर वाला। तो ये इसका असली डिस्क्रिप्शन, इसलिए देखो मैंने अच्छे से लिख दिया म्यू2 और म्यू1। हाँ, आप बोलो कुछ पूछना है? नहीं सर, डाउट तो मेरा क्लियर हो गया। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होता है। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन ये नोट कर लिया भाई हो, म्यू वाटर और ग्लास का जरूरत पड़ता है। क्वेश्चन इज सपोज एक पेपर वेट है, नहीं पेपर वेट भी छोड़ो, सपोज एक पानी का वो है और मैं यहाँ पे हूं और यहाँ पे एक फिश है, जो भी है, ये डेप्थ है मान लो 60 मीटर और ये डेप्थ है मान लो, तो मैं हिल गया, हाँ, तो मैं जो है इस फिश को देख रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज क्वेश्चन इज क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ना ट्रांसलेट करके भी बताना चाहूंगा, सो दैट यू गेट अ फील ऑफ व्हाट आई एम आस्किंग। क्वेश्चन इज कि मैं अपने से कितना दूर मछली को देख पाऊंगा, मुझे कितना दूर मछली लगे कि हाँ मछली इतना दूर है, तो वो कितना दूरी है, तो मैं अपने से कितना दूर नीचे मछली को देख रहा हूं, दैट इज द क्वेश्चन। So therefore the question is, how far from me do I see the fish? How far from me do I see the fish? चलो go ahead करो। देखो सबसे पहली बात तो फिश का एपरेंट डेप्थ निकालें, फॉर्मूला वही है। तो अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो ये म्यू2 माना जाएगा, ये म्यू1, और मैंने क्या बोला, h apparent is equal to ho into म्यू2 by म्यू1। ho बोलते क्या है, 60 मीटर into म्यू2 by म्यू1, तो म्यू2 मतलब क्या है 1 by म्यू1 क्या होता है 4 by 3, 3 by 4 into 60 यानी 45 मीटर, यानी एपरेंट डेप्थ हो गया 45। लेकिन मैंने सवाल एपरेंट डेप्थ का नहीं पूछा, मैंने पूछा अपने से कितना दूर देखूंगा मैं, तो फिर तो ये 20 मीटर भी मैटर करेगा ना, तो 20 प्लस 45 एकदम करेक्ट आंसर है, एंड दैट इज 65। ठीक है, अच्छा अब एक काम करो, क्वेश्चन को पलट, क्या सपोज ये कर देता मैं 50 मीटर और ये कर देता हूं मैं 50 मीटर, और यहाँ पे कोई चिड़िया उड़ रहे हैं, बर्ड जो भी व्हाटएवर, और मैं यहां से देख, क्वेश्चन इज द सेम,
far from me do I see the bird? बस ये लास्ट क्वेश्चन. फॉर्मूला तो वही रहेगा, इसलिए मैं मिटा नहीं रहा, नहीं तो मिटाई दो कोई. फॉर्मूला तो तुमने कॉपी कर ही लिया. हाउ फार फ्रॉम मी डू आई सी द बर्ड? फिर अब मेरा 90 आ रहा है. ओके 90. यस सर 90. चलो ठीक, देखो मैंने सॉल्व किया तुमने बेटे? यस सर. आंसर आए? कुछ आंसर बता देते. अच्छा एक चीज और पूछना था मुझे, इज दैट देखो पहली बात तो एपरेंट डेप्थ क्या होगा ना. इस बात को एपरेंट डेप्थ कहना नहीं चाहिए, वैसे तो ये एपरेंट हाइट है. तो क्या होगा ना, हाइट एपरेंट इज इक्वल टू ओरिजिनल हाइट इनटू म्यू टू. अब प्रॉब्लमेटिक है, क्यों? इस बार इंसिडेंट रे यहां से आ रहा, ये इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्रैक्टेड, इसलिए म्यू टू बोलते हैं इसका होगा. अब ये म्यू वन नहीं है, अब ये म्यू वन है और ये म्यू टू, यानी पानी का म्यू टू है अपॉन म्यू वन. म्यू वन तो एयर है 140 मीटर, यानी इसका अपरेंट हाइट हो गया 40 मीटर पे, 30 नहीं 40, और यहां से तो 50 है ना. तो देयरफॉर हाउ फार डू आई वाले में एकदम सटीक आंसर दे रहे हो, और वो है ठीक है. अब तुम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना एक बार, ठीक है ना, हो जाएगा. तो मैं 5 बार एग्जैक्टली 5 बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ. एक बार आप उसको सॉल्व करके मुझे दिखा दो. चलो ठीक है, देखो मैं इस आंसर question तो को- मेरा आ रहा है, पर पीछे की में जो है उससे मेरा मैच नहीं हो रहा. हाँ मैं उसी को सॉल्व कर रहा हूं. देखो इसमें इन्होंने क्या किया, एक ना उन्होंने वो भी डाल दिया, इन्होंने एक मिरर भी डाल दिया. तो मिरर डालने से क्या होता है, देखो जैसे मैं क्वेश्चन करके दे देता हूं और उसी के तरह तुम अपने आप कर. सपोज ये फिश है, ये सपोज 30 मीटर और ये सपोज 12 मीटर, और यहाँ पे एक मिरर है और ये बर्ड देख रहा है ऐसे करके, जो भी मान लो बर्ड खुद जो है कुछ 60 मीटर ऊपर, लेट्स से. अब पता है क्या है कि ये जो 12 मीटर है ना, फिश का जो इमेज होगा वो यहाँ पे होगा, इसका इमेज वो भी 12 मीटर का होगा. तो यानी बर्ड इसको देखेंगे, वो तो तुमने सॉल्व कर लिया होगा, बर्ड इसको भी तो देख रहा है. ये इसका ओरिजिनल डेप्थ कितना हो गया, 12 प्लस 12 24 प्लस 30 यानी 54. 54 का अपरेंट, यानी x is equal to 54 in. अब देखो अगर तुम बर्ड फिश को देख रहे हो तो यानी ये इंसिडेंट रे हुआ और ये रिफ्रैक्टेड रे हुआ, यानी म्यू टू ये हो गया, ये म्यू वन इनटू म्यू टू बाय म्यू वन मतलब वाटर. आ गया ना? तो कितना आएगा, यानी 81/2 यानी 40.5. ये हो गया अपरेंट डेप्थ ऑफ द इमेज ऑफ फिश फ्रॉम द मिरर. इस मिरर का इमेज जो फिश का है उसको बर्ड देख रहा है, तो उसका अपरेंट डेप्थ आ गया 40.5, लेकिन खुद भी तो 60 पे है ना. तो देखो आंसर क्या होगा, 60 प्लस 40.5 यानी 100. अब मेथड फॉर्म में आ गया अक्षर. सर मैंने अलग तरीके से किया था. पहले मैंने फिश को पहले अपरेंट उसकी डेप्थ बनाई,
नहीं नहीं पहले नहीं। मैंने तो रिफ्रैक्शन ही fish कराया। में- देखो देखो ओरिजिनल फिश को जो देख रहे हैं वो तो जो हमने अभी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया उसकी जैसी है, तो इसके पहले की है, वो तो इजी है। इमेज के लिए क्या करना पड़ेगा ना, पहले इमेज बनाओ, फिर उसका अपरेंट और फिर वो डिस्टेंस ऐड करो, ये इसका प्रोसेस। सर आंसर सेम नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, दोनों देखो केसेस में पहले- सेम आएगा आंसर? नहीं देखो बता, पहले ना रिफ्लेक्शन हुआ है, पहले रिफ्लेक्शन हो, एक्चुअली रे यहां से स्टार्ट किया तो पहले रिफ्लेक्शन होके यहाँ पे गया, तो वो तो यहाँ से यहाँ गया ना एज इट इज, यहाँ से होके यहाँ जाना इज एज गुड एज यहाँ से जाने, फिर इसका बेंडिंग हुआ है, फिर इसका क्या बोलते हैं अपरेंट, और फिर ये ऐड करके अपरेंट, तो ये जाके तो ये इसका प्रोसेस है। सर लाइट रेस तो हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगी ना? नहीं तो तुम क्या, नहीं तो ये वाला जो रे अगर सर मैंने पहले उसका एपरेंट डेप्थ बनाया, फिर जो एपरेंट डेप्थ आई ऑब्जेक्ट की, वो फिश की मतलब, उसका मैंने इमेज लिया था। नहीं 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 नहीं, नहीं। पहले रिफ्लेक्शन हुआ, देखो ना पहले रिफ्लेक्शन हुआ फिर ये। तो एपरेंट डेप्थ का तो मतलब देखो, एपरेंट डेप्थ का मतलब ये कि अब रेज लाइट पानी से बाहर जा चुका है, तब ना एपरेंट डेप्थ। रेज अगर पानी से बाहर जा चुका है तो ये रे अब रिफ्लेक्ट थोड़ी करेगा, इसलिए अगर इसका अगर तुमको चाहिए तो पहले रिफ्लेक्शन करो, फिर अपरेंट डेप्थ, फिर वो जो चीजें इसको ऐड करना, तो ये स्टेप होगा इसका। ओके सर। पहले अगर अपरेंट डेप्थ निकाल दिया, यानी तुमने रेस को ऑलरेडी पानी से बाहर निकाल दिया, क्योंकि अपरेंट डेप्थ का मतलब पानी से बाहर जा चुका है रेस, ये रेस तो अब मिरर के पास वापस नहीं आएगा ना, इसलिए उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? अब एक बार दोबारा अटेम्प्ट करेगा, कर लो, ठीक है ना? यस सर। वो मुझे समझ में आ गया तुमने मिस्टेक कहा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, वी विल कैरी ऑन मंडे, ठीक है ना? यस सर। चलो ओके बेटा, हैव अ गुड डे, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके गुड नाइट।